Hello everyone, let us try to understand the lesson Mamua of Chota Sahib. Okay, this is our lesson and it's prescribed for higher secondary. So ये जो चैप्टर है इसको मैं दो पार्ट में समझाऊंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में. That means there are going to be 2 video lessons to understand this lesson. तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. Let's see what's the meaning of the word Mamua here. It means historical account or historical chronic, historical account of somebody. So it's written by John Rowntree. तो उनका ये एक हिस्टोरिकल अकाउंट है और ये ब्रिटिश राज के समय का है, when we were not independent और यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे. सो जॉन रॉन्ट्री ने स्पेशली ये जो लेसन है इसमें ही स्पोक अबाउट गुवाहाटी, शिलोंग एंड असम इन पर्टिकुलर. तो हम इसको देखेंगे और समझेंगे कि इंडिपेंडेंस के पहले हाउ असम वाज एंड व्हाट वाज द सराउंडिंग लाइक, क्लाइमेट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें. लेट्स लर्न अ लिटिल अबाउट रॉन्ट्री. रॉन्ट्री जो है वो एक ब्रिटिश सीनियर कंजर्वेटर थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में. ऐसे समझ लो कि एक सीनियर कंजर्वेटर के रूप में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे. एंड इंडिपेंडेंस के बाद ही लेफ्ट शिलोंग. उनका जो ऑफिस था वो शिलोंग में था, वहाँ से वो इंग्लैंड में चले गए. एंड देन ही वर्क देयर एज ए जर्नलिस्ट एंड मीडिया कमेंटेटर. तो ये उनका काम था. उनका जो ये चैप्टर है, ये जो लिया गया है, ये एक्चुअली लिया गया है अ छोटा साहिब ममुआ ऑफ अ फॉरेस्ट ऑफिसर. जो इन्होंने जो यहाँ पे ये टाइम बिताया था एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर, उसके ऊपर उन्होंने जो एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड लिखा था. इट्स अ पीस ऑफ ऐसे टाइप राइटिंग उन्होंने लिखा था. तो ये लेसन जो है उसका एक एक्सर्प्ट है. इसका मतलब इट इज़ जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट, पूरा नहीं है, उसका एक स्मॉल पार्ट है. नाउ सी, यहाँ पे ही इज़ गोइंग टू स्पीक अबाउट गुवाहाटी इन जनरल और उसके नाइबरिंग एरियाज़ के बारे में बात करेंगे. इंडिपेंडेंस के समय में वो कैसा था. एंड वी विल ऑल्सो सी असम विद द आई ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर. ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर कैसे देखता था हमारे गुवाहाटी को उस वक्त में, जब वो यहाँ पे एज अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीनियर कंजर्वेटर के रूप में काम करता था. ओके, तो यहाँ पे कुछ वोकैबुलरीज हैं जो समझाते वक्त बाद में मैं इनको डिस्कस करूँगा. लेट्स रीड हियर. सी, पहले लाइन में कह रहा है कि वी अराइव्ड एट गुवाहाटी आफ्टर लॉन्ग डस्टी जर्नी अक्रॉस इंडिया एंड मेड आवर फर्स्ट होम ऑन द बैंक ऑफ द ब्रह्मपुत्र as the cold weather was getting underway and the climate becoming bearable. So you see, वो कह रहे हैं कि पहली बार जब वो गुवाहाटी में आए तो डस्टी जर्नी था उनका. इंडिया इज़ फिल्ड विद डस्ट, जो कि बुरी बात नहीं है. हम डेवलपिंग है, अभी हो रहा है, इतने भी डेवलप्ड हम नहीं हैं. तो चारों तरफ धूल ही धूल था. एंड जबकि उनके देश में धूल वूल नहीं होता है, तो इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम. रॉन्ट्री जी के लिए डिफ़िकल्ट था. एंड देन आते आते वो लोग ब्रह्मपुत्र वैली तक आ गए. दैट मीन्स दे केम टू गुवाहाटी. और लंदन जो है वो कोल्ड वेदर वाला कंट्री है, वहाँ से वो आए थे. एंड सो दे वर गेटिंग अंडर वे. दैट मीन्स थोड़ा फिक्स्ड होने में उनको टाइम लगा, क्योंकि इंडिया में बाकी सारे जगहें तो गर्म थी. सो जब वो शिलोंग में आए, द क्लाइमेट बिकेम बेरेबल. तो यहाँ आने के बाद जो है थोड़ा बहुत, आसाम में घुसने के बाद थोड़ा बहुत जो है क्लाइमेट जो है वो बेरेबल हुआ, मतलब सहन कर पाएंगे, ऐसा हुआ. आके ही उन्होंने द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैड गिवन द वॉल्स ऑफ बंगलोज अ कोट ऑफ फ्रेश लाइम वॉश and had painted the woodwork liberally with earth oil. तो आने के बाद इन्होंने देखा पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो बंगला है जिसमें वो रहेंगे, क्योंकि ऑफिसर लोगों के लिए अलग से घर होता था, तो वो बंगला जो है वो उसमें लाइम वॉश लगा हुआ था. ठीक है, वो एक तरह का कलर है, कोटिंग लगा हुआ था. और जो वुड था वो लिटरली अर्थ के ऑयल से, मतलब एकदम ऑयली सा चमक रहा था. सो इतना सुंदर करके उसको मेंटेन करके रखा था. इन फ्रंट उन्होंने क्या देखा, ही रेज्ड अ पोर्टिको विच सर्व्ड एज ए कारपोर्ट. तो ऐसे समझ लो एक एलिवेटेड सा इस तरह से एक स्ट्रक्चर देखा उन्होंने, जो कारपोर्ट का काम आ सकता था, कार पार्किंग का काम आ सकता था ऑन द टॉप. एंड वहाँ पे एक वरांदा था, देयर अ वरांदा फ्रॉम विच वी हैड अ स्प्लेंडेड व्यू ऑफ द रिवर. तो मतलब वहाँ वरांदा से खड़े होके ब्रह्मपुत्र रिवर दिखाई देता था. इट्स शिपिंग एंड बियॉन्ड. तो वहाँ पे सामान जो है लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है, ये सब दिखाई देता था. और एकदम उसके बियॉन्ड में क्या दिखाई देता था, हिमालयस दिखाई देता था, जो पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको दिखाई देता था.
ठीक सामने जो है इन द फोरग्राउंड उनको क्या दिखाई दिया, एक पिकक आइलैंड दिखाई दिया वहाँ पे। ठीक है, एक आइलैंड है, चारों तरफ पानी है, वहाँ पे ये माना जाता है कि वहाँ पे पिकक है। उमानंद मंदिर को ही समझ लो, उसी के बारे में बोल रहे हैं यहाँ पे। जहाँ पे एक डोम था, डोम जो ऐसे ऐसे होता है मंदिर या मस्जिद के ऊपर, या ऐसे शार्प सा रहता है, थोड़ा ऐसे ऐसे रहता है जो उसके ऊपर, उसको डोम बोलते हैं। वहाँ पे क्या था, एक हिंदू टेम्पल था एंड दैट वॉज विजिबल थ्रू द ट्रीज़ के बीच में वो दिखाई दे रहा था। तो उन्होंने कहा कि आई नेवर डिस्कवर्ड पिकॉक्स देयर बट ओनली मंकीज़। कहा कि उस मंदिर में ऐसे कहा जाता था कि वहाँ पे क्या है, पिकॉक्स, लॉट ऑफ पिकॉक्स आर देयर, बट मैंने कभी पिकॉक्स देखा नहीं, आई जस्ट ओनली सो मंकीज़। उसके बाद एज द कोल्ड वेदर एडवांस ब्रह्मपुत्र श्रैंक एंड, कोल्ड वेदर जब आया, जो ब्रह्मपुत्र जो है वो छोटा होता गया, मतलब पानी सूखता गया, एंड डिस्टेंस बिटवीन द पिकक आइलैंड एंड द मेनलैंड ग्रीव लेस, और जो डिस्टेंस है पिकक आइलैंड का और मेनलैंड का जो है वो कमता गया। एंड बाय द एंड ऑफ हॉट वेदर, जब पूरा हॉट वेदर आ जाता था तब क्या होता था, ओनली ए नैरो डिवाइडिंग चैनल रिमेन्ड। एंड हॉट वेदर के एंड में, मतलब जब समर सीजन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसमें बस एक चैनल रहता है। चैनल इज़ लाइक अ स्मॉल रिवर और स्मॉल वाटर बॉडी, बस वही रहता था। There was a belief that this channel was ever dried up completely, it would mean the end of the British Raj। तो ये माना जाता है ब्रह्मपुत्र कभी अगर सूख गया पूरी तरह से तो ब्रिटिश राज का कंप्लीट एंड हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। इन सम ईयर्स इट नियरली डिड। तो ऑथर जो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ भी था, पूरा नियरली ड्राई हो भी गया था, बट वेदर वन कुड वॉक ड्राई शॉट टू द आइलैंड इन 1947। बट ये कह रहे हैं कि ये शू वर्ड से आया है, वर्ब फॉर्म है। वो कह रहे हैं कि 1947 में, बिकॉज वो वहाँ पे थे नहीं, तो वो कह रहे हैं कि 1947 में क्या वहाँ पे कोई वॉक कर पाया होगा। इसका मतलब वो क्या, वो डायरेक्ट, क्योंकि सूखने वाला था तो वो इमेजिन कर रहे थे शायद पूरा सूख गया और लोग वहाँ पे चल रहे होंगे, दैट मीन्स वो रिवर ना रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, रिवर इज स्टिल देयर। इंडिपेंडेंस ईयर आई डोंट नो बिकॉज आई नो लॉन्गर लिव्ड इन गुवाहाटी एट द टाइम। कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद मैं वहाँ पे था नहीं, गुवाहाटी में था नहीं, मैं वहाँ से चला आया। Although Guwahati was the port of entry, so to speak, into Assam, most travelers pass through on their way between Kolkata and Shillong or to districts further up the valley। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एंट्री वे कहाँ से था, आसाम में घुसने का एंट्री वे था गुवाहाटी, गुवाहाटी से घुसना पड़ता था। एंड जितने भी ट्रेवलर्स आते थे यहाँ पे, वो आइधर कैलकाटा में ऑन देयर वे टू कैलकाटा और शिलोंग, तो वो यहाँ से ही आना पड़ता था इसी वैली में, या फिर कलकत्ता शिलोंग होके डिफरेंट पार्ट्स में जाते थे, आसाम के दूसरे इलाकों में जाते थे। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। ओकेशनली क्या होता था, हाउएवर दे स्टेड ओवरनाइट, तो कुछ लोग वहाँ पे रह जाते थे कभी कभी। एंड समटाइम्स वी हैड अनयूजुअल विजिटर्स। ये अनयूजुअल विजिटर्स में एनिमल्स हैं, ऑफ विच वाज अ टाइगर दैट हैड प्रिज्यूमेबली बीन वॉश्ड अप बाय अ फ्लड। तो कभी कभी क्या होता है कि उनको टाइगर देखने को मिल जाता था जो फ्लड की वजह से भाग के उनके एरियाज में आ जाता था, क्योंकि फ्लड की वजह से उसका घर ख़राब हो जाता था, दैट्स वाई आता था। द पग मार्क्स, वो जो टाइगर के जो पैरों के निशान होते हैं उसको पग मार्क्स कहते हैं। द लार्ज कैट वेयर क्लियरली ट्रेसेबल थ्रू आवर कंपाउंड। तो उनका जो कंपाउंड है, उनका जो यार्ड है, वहाँ पे उनको जो है ये टाइगर के पैरों के निशान, या कैट जो है टाइगर, उसके निशान जो हैं मिलते थे। तो ये प्रमाण करता था कि यहाँ पे वो एनिमल आते थे। सी कामरूप डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच गुवाहाटी वॉज द हेड क्वार्टर। तो गुवाहाटी का हेड क्वार्टर कामरूप डिस्ट्रिक्ट था। एक्सटेंडेड बोथ बैंक्स ऑफ द रिवर, दोनों बैंक्स की तरफ था। नाउ सी ब्रह्मपुत्र हैड टू बैंक्स, नॉर्थ बैंक एंड द साउथ बैंक। तो दोनों साइड पे फैला हुआ था। जो नॉर्थ बैंक था हैड ए कैरेक्टर ऑफ ऑल इट्स ओन। नॉर्थ बैंक जो है उसका खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स था। इट वॉज़ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा था। इट वॉज़ रिमोट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट, तो कम्प्लीटली फ्लैट ज़मीन था। एजलेस लैंड था, इसका मतलब बहुत ही पुराना ज़मीन था वहाँ पे, बिटवीन सैंड बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड हिमालयन फुटहिल्स। तो सैंड बैंक्स मतलब ये जो नदी के तट में यहाँ पे जो सैंड मिलता है ना, उसको सैंड बैंक्स कहते हैं। वहाँ से लेके बिल्कुल हिमालयन फुटहिल्स तक खाली ज़मीन ही ज़मीन। इट वॉज़ अ स्ट्रेंज प्लेस, ऑथर कह रहे हैं बहुत ही अजीब सा जगह था। वेयर द रिवर्स ड्राइड अप इन द हॉट वेदर एंड सडनली डिसअपीयर्ड अंडर द ग्राउंड। तो हॉट वेदर में क्या होता था, इसी जगह पे वो कह रहे हैं कि कभी कभी रिवर जो है वो पूरा का पूरा ड्राई अप हो जाता था, तो और गायब हो जाता था, डिसअपीयर अंडरग्राउंड, रिवर दिखाई ही नहीं देता था। समटाइम्स इन कैंप वी हैड टू डिग फॉर वाटर। जब वो वहाँ पे कैंपिंग करने जाते थे, बिकॉज ब्रिटिशर्स से कैंपिंग करने जाते थे, तो पानी उनको डिग करके निकालना पड़ता था, खोद के। और कह रहे हैं पानी जो निकलता था, इट वॉज़ वेरी डर्टी, which was so dirty that it had to be cleaned by dropping alum into the bucket to
प्रेसिपिटेट द मड, तो वो जो जिस बाल्टी से निकालते थे, बकेट से निकालते थे, उसमें एलम एक सब्सटेंस है, उसे डाल के मड का जो दाग है, स्टेन्स है, उसको छुड़ाना पड़ता था। इतने ज़्यादा काले कलर के मड निकलते थे उसके अंदर से। ऑल्सो वही सिंग देयर वेर न्यूमरस बिल्स, वहाँ पे बहुत से बिल्स थे। बिल्स क्या है? स्मॉलर वाटर बॉडीज लाइक रिवर, यू नो, वाटर बॉडी है। सो वहाँ पे न्यूमरस बिल्स भी थे, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। और इस बिल्स में किन लोगों का घर था? रिप्लीट, कौन से लोगों का घर था? वाइल्ड फोल, मतलब जंगली मुर्गियाँ वहाँ पे पाई जाती थी। पी फाउल पाया जाता था, ये भी एक तरह का वही है। दे वुड श्रट थ्रू द ग्रास, श्रट मतलब प्राउडली वॉक करना, एकदम मस्त है। तो वो लोग बिल्स में आप, क्योंकि बिल्स उनका जगह होता है, कोई उनको मारने वहाँ जाता नहीं था, दैट वाज देयर प्लेस। सो जो ये बर्ड्स हैं ना, ये मुर्गियाँ हैं, ये जो बर्ड्स हैं वहाँ पे बहुत मस्त से वहाँ पे चलते थे। पी फाउल भी एक तरह का ऐसे मुर्गी जैसा ही एक बर्ड है। एंड जो मानस सेंचुरी, मानस जो सेंचुरी है, उसमें क्या है? दैट इज़ बॉर्डरिंग टू द हिमालयन एंड दैट कनेक्ट्स टू भूटान विच इज़ इन नेपाल। वहाँ पे कुछ राइनो देखने को मिलते थे, दैट इज़ व्हाट ऑल्सो ही इज सेइंग। एंड इन द रिवर्स वेर फुल ऑफ महासीर, और रिवर में एक मछली मिलता था, उस मछली फ्रेश वाटर फिश, उसका नाम महासीर था। एंड देयर बैंक्स अ फेवरेट साइट फॉर द गवर्नर्स क्रिसमस कैंप्स, और इसी के बैंक्स में गवर्नर जो है क्रिसमस के टाइम पर कैंपिंग करने आते थे। विच इट वॉज माई टास्क टू बिल्ड, तो यहाँ पे कैंप बनाने का कार्य जो है उनको मिलता था। किसको मिलता था? रॉन्ड्री जी को मिलता था, हमारे ऑथर को मिलता था। वो गवर्नर के लिए वहाँ पे कैंप बनाते थे, उनके मतलब बंदोबस्त करते थे। एंड फॉर विच आई समटाइम्स रिसीव्ड पोलाइट लेटर ऑफ थैंक्स फ्रॉम द ग्रेट मैन, और कभी कभी गवर्नर उनको उनका शुक्रिया अदा करते थे लेटर लिखे कि तूने बहुत अच्छे से किया भाई, ये वो, ठीक है। दिस वॉज द होम ऑफ असम चीतल, and it was here that I once witnessed the delightful sight of she-sloth bear carrying her cuddlesome cub on her back। कह रहे हैं यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? असम का चीतल देखने को मिलता है। चीतल क्या है? टाइप ऑफ डियर है, हिरन है, जो सिर्फ असम में पाया जाता है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और ऑथर कह रहे हैं एक दिन ऐसा आया था, मैंने जो है यहाँ पे शी स्लॉथ बेयर को देखा। ये शी स्लॉथ बेयर जो है ये एक इंडियन बेयर है, भालू है, उसको भी इन्होंने यहाँ पे देखा था। कैसे देखा था? कैरिंग हर बेबी, जो कि कब है, छोटा सा भालू का जो बच्चा है, कडल सा में, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जिसको देख के कडल करने का मन करता है, उसको अपने बैक में लेके चल रहा है, ऐसा उन्होंने एक बार देखा था। राइट इन द मिडल ऑफ द वाइल्ड्स, एकदम जंगल के बीचों बीच में क्या किया था देखो। अ यूरोपियन एंड हिज वाइफ हैड लीज्ड अ पीस ऑफ लैंड, एक यूरोपियन आदमी ने और उसके पत्नी ने, मतलब उनके फैमिली ने एक ज़मीन जो है लीज़ लिया था, भाड़े में लिया था, रेंट में। ओके, रेंट में एक ज़मीन लिया था फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया था। क्या करने के लिए? टू ग्रो सिमुल ट्रीज, सिमुल ट्री ग्रो करने के लिए। सिमुल ट्री से क्या बनता है? मैचेस बनते हैं, और जो मैच होता है ना, जिससे हम लोग ये करते हैं, चूल्हे में आग लगाते हैं, ऑल दोज थिंग्स, तो वो है। दे हैड रिग्ड अप माइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फेंसिंग इन एन अटेम्प्ट टू कीप आउट द डियर, बट विथ लिटिल सक्सेस एज फार एज द डियर वेर कंसर्न, दे जस्ट जम्प्ड ओवर इट। तो इन्होंने जो है अपने सिमुल ट्रीज को बचाने के लिए, डियर से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रिक फेंसिंग किया था। मतलब जो उन्होंने फेंसिंग लगाया था, जो उन्होंने बैरिकेड लगाया था, वो इलेक्ट्रिक लगाया था, ताकि हिरन जो है अंदर आ ना पाए। लेकिन हिरन इतने ज़्यादा चालाक थे, दे यूज टू जंप ओवर इट, तो वो जंप करके आ जाते थे। और क्योंकि उनको पता था इसमें छूने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और हम मर जाएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, नेवर हैविंग मैट एन इलेक्ट्रिक फेंस बिफोर आई रिसीव्ड फुल ट्रीटमेंट, इसका मतलब ऑथर कह रहे हैं उनको पता नहीं था इलेक्ट्रिक फेंस क्या चीज़ होता है, तो भूल के उन्होंने छू लिया था, तो उनको फुल ट्रीटमेंट मिला। दैट मीन्स व्हाट? उनको जो है बहुत जोर का एक झटका मिला। आई थिंक आई एम अफ्रेड देयर एंटरप्राइज वॉज इन नो सेंस अ वेरी प्रॉफिटेबल वन। तो वो कह रहे हैं कि आई एम अफ्रेड देयर एंटरप्राइज वॉज इन नो सेंस अ वेरी प्रॉफिटेबल वन। देख के लग रहा था कि उनका जो सिमुल ट्री का जो बिज़नेस है वो इतना ज़्यादा क्या नहीं था, पॉपुलर नहीं था, या ऐसे कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर द नॉर्थ बैंक, अभी हम नॉर्थ में आ रहे हैं, नॉर्थ बैंक वॉज वेरी डिलाइटफुल, बहुत ही खुशनुमा मौसम होता था नॉर्थ बैंक की तरफ, नॉर्थ साइड ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर। इन रेनी सीजन इट वॉज अ हॉट बेड ऑफ मलेरिया, लेकिन रेनी टाइम पे यहाँ पे क्या होता था? सिर्फ और सिर्फ मलेरिया मच्छर होते थे, एंड इट वॉज बेस्ट अवॉइडेड। तो वहाँ पे कोई नहीं जाता था रेनी सीजन में, क्योंकि मलेरिया हो जाएगा, फिर बहुत मुसीबत में पड़ जाओगे। ट्रैवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर कुड ऑल्सो पोज प्रॉब्लम्स, इस टाइम पे ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता था। रिवर्स वेयर इन फ्लड एंड बैम्बू ब्रिजेस इरेक्टेड एट स्टार्ट ऑफ द कोल्ड वेदर वेयर सून वॉश्ड अवे। उस वक्त में क्या होता था? रिवर्स जो है उसमें फ्लड होता था, तो चारों तरफ जो है
पानी ही पानी होता था। और कोल्ड वेदर के टाइम पर जब ये लोगों ने यहाँ पे ब्रिजेस दिया था, किस चीज़ से ब्रिज बना के दिया था? बैम्बू से ब्रिज बना के लोगों ने रखा था ना कोल्ड सीज़न पे, क्योंकि कोल्ड सीज़न में क्या होता है, विंटर के टाइम पे पानी सूख जाता है, तो छोटे छोटे रिवर्स के ऊपर से उन्होंने बैम्बू से जो है ब्रिजेस बनाए थे। लेकिन जब क्या होता है कि जब हॉट सीज़न आता है, मतलब समर आता है, या यूँ कहें मानसून आता है तो क्या हुआ, तो क्या होता है कि पूरा जो है फ्लड हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बैम्बू के ब्रिजेस जो है उनको भी वॉश अवे, इट वॉश्ड अवे, उड़ा के लेके चला गया। मतलब किसका? फ्लड का पानी। दिस ब्रिजेस स्वीड एंड क्रिक्ड अलार्मिंगली अंडर ए पासिंग कार। तो इन ब्रिजेस के ऊपर से अगर कोई कार जाता था, पास करता था, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिक करते थे। अलार्मिंगली, क्रिक मतलब नॉइज़ करते थे, ऐसा लगता था कि टूट जाएगा, अभी टूट जाएगा। बट वेर इमेंसली स्ट्रॉन्ग एंड एक्सट्रीमली यूजफुल, लेकिन टूटता कभी नहीं था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और सख्त हुआ करता था। वंस आई फॉरबेटेड वन ऑफ दीज फ्लडेड रिवर्स, कह रहे हैं एक बार मेरा भी ऐसा एक फ्लड के टाइम पे ऐसा एक रिवर के ऊपर से मैं गया था, बट वो गाड़ी से नहीं गए, ही वॉज ऑन द हॉर्स बैक, हॉर्स के ऊपर से मतलब राइड करके जा रहे थे, वॉज राइडिंग अ हॉर्स। विथ डिफिकल्टी आई परसुएडेड माई माउंट टू प्लंज इन टू द वाटर। फिर उन्होंने अपने माउंट, मतलब यहाँ पे घोड़ा है, घोड़े को जो है, क्योंकि जो है वो जाने वाले थे उसके ऊपर से, तो वो पानी में गिर गए। एंड देन स्लिप्ड ओवर हिज क्रूप एंड हंग ऑन टू हिज टेल। क्रूप क्या होता है? जो जैसे मान लो ये अगर एक, ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये अगर एक एनिमल है, ठीक है, ये घोड़ा है, तो इस वाले साइड को क्रूप कहते हैं। तो यहाँ पे वो धक्का खा के पीछे वो आ गए थे। एंड हंग ऑन टू हिज टेल, और फिर उसका जो टेल है इसको पकड़ पकड़ के वो पानी में जा रहे थे, गिर गए थे पानी में, बाद में जैसे तैसे करके वो बचे। विच वॉज एबल टू यूज़ एज ए रडार, तो जिसका वो रडर के हिसाब से यूज़ कर रहे थे। रडर मतलब उसको डायरेक्शन देने के लिए। तो कैसे डायरेक्शन दे रहे थे घोड़े को? लेफ्ट या राइट जाने के लिए। व्हेन आई पुश्ड इट टू द राइट द हॉर्स वियर्ड टू द लेफ्ट। तो कह रहे हैं जब मैं राइट की तरफ मारता था तो हॉर्स लेफ्ट की तरफ चला जाता था, एंड वाइस वर्सा। जब मैं लेफ्ट की तरफ मारता था तो वो राइट की तरफ चला जाता था। तो ये नाटक चल रहा था जब वो गिर गए थे। एंड इवेंचुअली मेड ए सेफ लैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। बट आखिरकार वो अदर साइड ऑफ द रिवर में पहुँच ही गए, वो कह रहे हैं। मोर यूजुअली क्रॉसिंग्स वेयर मेड इन द मार बोट। तो वहाँ पे लोग क्रॉसिंग कैसे करते थे बोट्स के ऊपर, मतलब रिवर्स के ऊपर से? मार बोट से करते थे। मार बोट असम में बहुत फेमस है। यहाँ पे इसके दो बोट को एक साथ जोड़ के उसके बीच में ऐसे एक, ये बोट एक है ना, ये बोट एक है, और यहाँ पे ऐसे एक वुडन प्लेटफॉर्म होता है, तो यहाँ पे लोग साइकिल, बाइक, गाड़ी जो भी है यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो इसको फेरी भी कहते हैं ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फेरी। एक टीडियस परफॉर्मेंस था इसको देखने में। टीडियस परफॉर्मेंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस वक्त में लोग जो है इसको पेडल मार के, जैसे उस वक्त में तो मोटर नहीं था, तो लोग पेडल मार के इसको चलाते थे। इस चीज़ को फेरी बोलते थे, इसके लिए लोग पैसे लेते थे। कंसिस्टेड ऑफ अ प्लैंक प्लेटफॉर्म कवरिंग 2 ओपन बोट्स प्लेस्ड अलॉन्ग विथ वन अनदर। तो बीच में क्या होता था? प्लैंक प्लेटफॉर्म होता था। प्लैंक मतलब वुडन प्लेटफॉर्म होता था, और 2 बोट को एक साथ में रख के इसको बनाया जाता था, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की। और एंड यू ऑलरेडी नो दिस वेयर आइदर पेडल। तो ये को या तो पेडल करके चलते थे, मतलब ये रोइंग करके चलते थे अक्रॉस द रिवर, या फिर कनेक्टेड बाय ए केबल ऑन द अनदर स्ट्रेच अक्रॉस द रिवर। तो या ऐसा होता था कि एक केबल से कनेक्टेड रहता था, इस पार से उस पार एक केबल होता था, और लोग जो है इसको खींचते थे। इट वॉज प्रोपेल्ड मतलब खींचना, पुश करना या पुल करना, फ्रॉम वन साइड टू द अदर विथ फोर्स द करंट। तो जिस तरफ से मैं नदी का करंट है, नदी का करंट मतलब नदी का जो पानी का बहाव होता है, जो ये जो बहाव रहता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है, उसके साथ लोग उसको खींच के, हाथ से खींच के जो है बोट को चलाया करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा टीडियस था, बहुत ही ज़्यादा टायरसम था वो काम, बहुत मेहनत का काम था। एनीवेज दैट्स इट फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 मैं इसका अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी। इस पार्ट 1 को देख लेना। अभी अगर देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, एग्ज़ाम के पहले देख रहे हो तो भी ठीक है। ओके, बाय बाय।